हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों, हम लोग जो है आपके लिए जो रेगुलर जो एमसीक्यू का सीरीज ला रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कल से हम लोग जो है टॉपिक भी लाने का प्रयास करेंगे पर डे, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा दोस्तों। ठीक है, इस साल खूब वैकेंसी है दोस्तों, चाहे बिहार एसएससी का हो, मतलब फोर्थ ग्रेजुएट लेवल हो, इंटर लेवल हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, ये सभी इस साल अच्छे खासा वैकेंसी आने वाला है। तो खूब मन लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए कि इस बार जो है नौकरी छीन लें। ठीक है, और उस तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू का कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समाहित समाहित नहीं, इसको कह सकते हो आप समष्टि 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 अर्थशास्त्र, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में ही दो भागों में किसने कहा या किसने बांटा। यानी कि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा बृहद या समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में दो भागों में किसने बांटा, दो भागों में किसने बांटा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बताइए, अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा बृहद या समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में दो भागों में किसने बांटा। ऑप्शन है रैगनर, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और रैगनर फ्रिस्ट। ये क्या होगा इसमें, आप बताइए क्या होगा, इसको बताने का प्रयास कीजिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा रैगनर फ्रिस्ट। दोस्तों एक चीज बता देते हैं, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा था रैगनर फ्रिस्ट ने, याद रखिएगा, रैगनर फ्रिस्ट ने। एक होते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक होते हैं बृहद या समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहने का मतलब है जब अर्थव्यवस्था को किसी व्यक्तिगत स्तर पर जब अध्ययन किया जाता है, जैसे एक कंपनी, एक व्यक्ति, एक संस्था, तो इस तरीके के अर्थव्यवस्था को हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बृहद अर्थशास्त्र या बृहद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जब लार्ज स्केल पर किसी का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी देश का राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये सब जब हम किसी का निकालेंगे, किसी भी देश का, तो वह किस में आएगा, बृहद अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र को किसने बांटा, तो याद रखिएगा रैगनर फ्रिस्ट। और ये काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स भी 2-3 क्वेश्चन दरोगा चाहे बीपीएससी में आ जाते हैं, तो उसको ध्यान पूर्वक रखना है। ठीक है, हम लोग को बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपके पास लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की क्या हुई, स्थापना हुई। 5वीं, 6ठी, 7वीं, याद रखिएगा 8वीं। क्या होगा इसमें आंसर, नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा। तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। आपको देखो, एक चीज हमेशा बताते हैं कि जीके जीएस पढ़ो तो सिर्फ ये नहीं याद करो कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ कब नहीं हुआ, ये देखना है कि किस पंचवर्षीय योजना में आया। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम में पूछा था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये सभी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको पंचवर्षीय योजना का अवधि आपको पता ही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, तीसरी जो है आपको 61 से 1966। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा जो है 1969 से लेकर 1974, पांचवा जो है याद रखिएगा 1974 से लेकर 1978। इसका 5 साल के अवधि के पहले इसको क्या कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी भाई की सरकार आ गई थी। तो याद रखिएगा। और जो छठी है याद रखिएगा 1980 से 1985। तो याद रख लेना है कि अब देखो यहाँ पर 1980 से 85, तो नाबार्ड का स्थापना कब हो रहा है बॉस, 12 जुलाई 1982 को हो रहा है। तो 1982 कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ गया, तो आप देख रहे हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना में आ गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था,
12 जुलाई 1982 किस समिति के सिफारिश पर हुआ था नाबार्ड का स्थापना दोस्तों? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। कौन किसके समिति पर? कौन समिति? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बैंक है और कृषि को ऋण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैंक है या सबसे बड़ी बैंक है। लेकिन ये ग्रामीण साख उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण किसान और ग्रामीण विकास के लिए ये पैसा उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी ऑडिटर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। याद रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति, मुख्यालय मुंबई, फुल फॉर्म और पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा कौन से पंचवर्षीय योजना में हो रहा है स्थापना नाबार्ड का? तो छठी पंचवर्षीय योजना में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा बॉस। चलिए आगे आते हैं। शिवाजी ने सबसे पहले किस किला को जीता था? ठीक है, तोरण का किला, कोंडाना का किला, चाकन का किला या पोरंदर का किला? ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए दोस्त, इसमें आंसर क्या होगा? तोरण का किला। होता क्या है कि कभी कभी होता है कि दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया शिवाजी के जो किला जो जीतने का क्रम था उसको क्रम से सजाइए कि सबसे पहले किसने जीता, सबसे पहले कौन सा किला जीता और सबसे अंत में कौन सा किला जीता दोस्तों। ठीक है, तो शिवाजी ने सबसे पहले किस किला को जीता? तो याद रखिएगा तोरण का किला। देखिए ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, सबसे पहले जो शिवाजी ने जीता वो है तोरण का किला, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जीता उन्हें मरूमगढ़ का किला, मरूमगढ़ का किला। ठीक है, मरूमगढ़ का किला। अगर अगला पूछ देगा तो याद रखिएगा कोंडाना, कोंडाना, कोंडाना का किला, चाकन का किला, ये एक ही साथ जीता था। और याद रखिएगा लास्ट में पुरंदर का किला भी जीता। तो याद रखिएगा अगर सीरीज पूछ देगा तो इससे आपको ध्यान में रखना होगा, तोरण का किला, मरूमगढ़ का किला एक ही साथ जीता था। पहले तोरण, फिर मरूमगढ़, फिर कोंडाना, चाकन, फिर पुरंदर का किला। ये सीरीज याद रखिएगा। और शिवाजी का जन्म तो आपको पता ही है, 1627 में हुआ था सिवनेर दुर्ग में, सिवनेर दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनके जो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, याद रखिएगा। और इनके माता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और इनका जो गुरुदेव थे, ठीक है, गुरुदेव थे या संरक्षक, इनका ऐसे लिखे, संरक्षक कौन थे? संरक्षक, तो याद रखिएगा संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। और याद रखिएगा शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे रामदास। और रामदास का एक पुस्तक है जो काफी पूछे जाते हैं, दास बोध। तो इसको याद रखिएगा कि शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम क्या था? माता का नाम था जीजाबाई। तो ये सब थोड़ा बेसिक आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है जीजाबाई। अगर इनकी पत्नी का याद रखिएगा, इनकी पत्नी थी पहली साईबाई निबालकर, साईबाई निबालकर इनकी पत्नी थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा साईबाई निबालकर को। और इनकी दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते, इसको भी याद रख लीजिएगा, तुकाबाई मोहिते, इसको भी आप याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक फैक्ट है इनके बारे में, मराठा जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे आइए। ठीक है, सिकंदर ने जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया तो तक्षशिला, ये जो है याद रखिएगा, तक्षशिला का कौन सा शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? मतलब बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लिया। पोरस, क्रिस, आम्भी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिकंदर ने जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी। और इसने क्या कर लिया? सिकंदर की महानता से पहले ही मतलब घबराकर बिना युद्ध किए ही क्या अधीनता स्वीकार कर लिया। मतलब हर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है हाइडे स्पीच।
हाइडेन स्पीच का युद्ध। और ये जो हाइडेन स्पीच है दोस्तों, ये कौन से नदी पर है? तो झेलम नदी, झेलम नदी पर स्थित है ये हाइडेन स्पीच जगह। और यहीं पर आपका पोरस, पोरस और सिकंदर के बीच में, पोरस और सिकंदर के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में जो हुआ इसका युद्ध हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई साहब, इसको ध्यान दीजिएगा। 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दरोगा में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, ताराबाई, संभाजी, ताराबाई, साहूजी, राजाराम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा ताराबाई। ये भी दरोगा में प्रश्न आए हुए हैं सर। आपको पता है सर कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। और आपको पता है सर कि 1707 ईस्वी में जो ताराबाई थे, ताराबाई थी, वही मराठा के हेड थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। दोस्तों को पता है ना कि जो है शिवाजी के दो पत्नियां थी, एक थी साईबाई निंबालकर, साईबाई निंबालकर, निंबालकर, और एक थी तुकाबाई मोहिते। कौन है? तुकाबाई मोहिते, इनकी दूसरी पत्नी थी। और जो पहला जो है साईबाई निंबालकर से एक पुत्र थे संभाजी। कौन थे? संभाजी। तो ये जेल में कैद थे, औरंगजेब ने इनको जेल में कैद कर लिया था। और तुकाबाई मोहिते से एक पुत्र थे राजा राम। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम। और राजा राम की मृत्यु हो गई, तो मतलब ये तो जेल में थे, तो शिवाजी के बाद कुछ दिन गद्दी पर कौन बैठे? राजा राम। और राजा राम की जब मृत्यु हो गई दोस्त, तो इनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई इनकी क्या थी? पत्नी थी। और पत्नी का, इनका राजा राम का एक बेटा थे शिवाजी प्रथम। तो ये काफी छोटा थे, काफी छोटा थे। तो ये गद्दी पर तो बैठ गए थे, मगर सारा काम कौन कर रही थी? ताराबाई। तो इसलिए औरंगजेब जब मरा 1707 ईस्वी में, तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थोड़ा सा अंदर से पढ़ने का प्रयास करो, रिजल्ट आएगा दोस्तों। याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707। और ये काफी टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आगे आने वाले दौर के जो उत्तर मुगल काल के शासक थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था साहेब ए खबर। उसके बाद शासक बनते हैं उत्तर मुगल काल में जहादर शाह, जिनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद शासक बनते हैं फर्रुखसियर, याद रखिएगा, उनको घृणित कायर कहा जाता। तो ऐसे ऐसे नाम थे। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बनते हैं। तो रंगीला बादशाह तो आप जानते ही हैं, जब हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे तो इसके बारे में। और याद रखिएगा एक फैक्ट कि मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। को टोटल 7 बार आक्रमण किया है। और 7 बार आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली ने पहला जो आक्रमण किया है वो किसके शासनकाल में किया है दोस्तों? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कौन नहीं थे? ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या होगा आंसर? याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सचिंद्र नाथ सान्याल होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों एक चीज बता देते हैं कि अन्य सदस्यों में इसका जो अन्य सदस्य रहे, ये तो संस्थापक रहे, और अन्य जो सदस्य रहे, याद रखिएगा, अन्य सदस्य में आपका भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी जो थे, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन के सदस्य थे, सचिन नाथ सन्याल नहीं थे। और याद रखिएगा ये लोग जो थे, आपको बता दे, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद याद रखिएगा। फिर फिर आपको राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, और एक अननोन नाम आप नहीं सुने होंगे जबकि काफी फेवरेट थे, जय गोपाल। ये लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद संस्थापक थे। हुआ ये दोस्तों, आपको पता है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और आपको पता है सर कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में मुंबई में। चूंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए दोस्तों क्या हुआ, इसके कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तो याद रखिएगा इसलिए इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध हुआ और इसको गो बैक साइमन गो बैक का नारा लगाए गए। तो नतीजा ये हुआ कि लाहौर में भी साइमन के विरोध चल रहा था, जहां लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। तो याद रखिएगा जो लाहौर का जो सीनियर एसपी था, एसएसपी था स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। और याद रखिएगा जो सैंडर्स था वो एएसपी था, एएसपी, ठीक है। तो स्टॉक ने मतलब लाठी चार्ज का आदेश दिया, और उस लाठी चार्ज के आदेश में लाठी चलाने खुद सैंडर्स जो है वो भीड़ में कूद गया, और सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? चोट लग जाता है, और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए दोस्तों ये चारों लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चारों लोग, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, जय गोपाल, मारने का प्लान करते हैं स्टॉक को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है सर कि जो जय गोपाल है, ये स्टॉक को मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, और स्टॉक को सैंडर्स समझ जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टॉक को सैंडर्स समझ जाते हैं और गोली चला देते हैं। तो गोली चलाते हैं तो याद रखिए राजगुरु जो है ये पहला गोली चलाते हैं, यानी कि जय गोपाल स्टॉक के सैंडर्स समझ बैठा और इशारा कर दिया कि स्टॉक आ रहा है। तो पहला गोली दागा राजगुरु ने, याद रखिएगा, और भगत सिंह ने उठा के एकदम ठनाठन पूरा गोली उसको ठोक दिया। और याद रखिएगा, और एक था दो सिपाही बच गए थे कांस्टेबल, एक चरण सिंह और मिस्टर कार्ल, ठीक है, मिस्टर कार्ल, ये दोनों कोई बच गए। और इन कांस्टेबल ने क्या किया? इन लोगों का पीछा किया। तो याद रखिएगा चरण सिंह को गोली मारे भगत सिंह, और याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद को गोली कौन मारा? कार्ल मारा। यानी चंद्रशेखर आजाद ने किसको गोली मार दिया? कार्ल को। तो इस तरीके से जो लाला लाजपत राय की जिनकी मृत्यु हुई थी, इसका बदला लिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज और यहां से आपका प्रश्न आ सकता है कि जो है सैंडर्स के, ये सब याद रखिएगा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट 28 इलाहाबाद, ये सब याद रखिएगा, ये काफी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक जो बहुत पूछे जाते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन लिखे हैं? तो लाला लाजपत राय लिखे हैं। इसको याद रखिएगा, कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय। और इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले, ये ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, कौन लिखे? देखिए इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी, यार याद रखिएगा, एक समाज का स्थापना हुआ था, आप पढ़े भी होंगे, सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में हुआ था। किसने किया था? आपको ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने किया था। इसको याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। और इन्हीं के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? गुलामगिरी पुस्तक किया गया।
याद रखिएगा, ये गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि सत्यशोधक समाज जो था वो निम्न वर्गीय, मतलब जो मतलब काफी पिछड़े जाति के लोग थे, उनका जो मंदिरों में जाने से रोका जाता था, उनको तरह तरह का मतलब शोषण किया जाता था दोस्तों, तो उसके विरोध में कि भैया ये गलत काम कर रहे हो, मंदिर में जाने का तो हकदार सभी को है, सभी कोई मंदिर जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन था ज्योतिबा फुले का। और एनी बेसेंट का तो आपने नाम सुना ही होगा। एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और याद रखिएगा सरोजनी नायडू कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि अगर पूछेगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिए एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, याद रखिएगा, कौन सा किसका स्थापना किया था, तो रामकृष्ण मिशन का क्या किया था, स्थापना किए थे। ये काफी फेमस नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। दूसरा चीज जो है, याद रखिएगा एनी बेसेंट जो है, इनके बारे में कुछ और फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। अच्छा, सरोजनी नायडू जो है, याद रखिएगा इनका एक कविता था गोल्डन थ्रेश होल्ड। गोल्डन थ्रेश होल्ड नाम से कविता कौन लिखती थी, सरोजनी नायडू लिखती थी। ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब परीक्षाओं के लिए दोस्तों। ठीक है, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण। अच्छा, स्वामी विवेकानंद साहब कब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो 1893 में, याद रखिएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एनी बेसेंट का एक पुस्तक है ब्रोकन विंग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो है, निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CSO4 2H2O, CSO4 इसको हटा दीजिए, CSO4 हाफ H2O कर दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, याद रखिएगा CSO4 2H2O, CSO4 हाफ H2O, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और C यहां पर ऐसे कर लीजिएगा, COH का होल ट्वाइस, क्या होगा इसका जो आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सो CSO4 हाफ H2O। देखिए ये जो CSO4 2H2O है, याद रखिएगा ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। और CSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर POP कर देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaO बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। और याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो ये भी काफी बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो ये भी काफी परीक्षाओं में दोस्त पूछे जाते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, आगे कहता है कि वर्तमान में कितनी महारत्न है, ये वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, 10, 11, 12, 13, क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 12। देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं, तो 12वां जो महारत्न कंपनी कौन बनी है, REC। REC मतलब क्या होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, कॉर्प हम कर दे रहे हैं। देखिए एक ट्रिक आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ONGC SBI का भाजपा में विलय हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद करवा देते हैं। ये जो है वर्तमान में जो 12 महारत्न कंपनियां हैं उसको ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। O से क्या होगा, ONGC, N से क्या होगा, NTPC। ठीक है,
एनटीपीसी, ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जी से गेल, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी से सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, एस से क्या होगा तो याद रखिएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी से क्या होगा बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई से क्या होगा आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। भा से क्या होगा भेल होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हज से क्या होगा तो एसपीसीएल होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पांच से दो है, एक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और एक है पास से पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 11 हो गए और 12वां कौन हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, ओएनजीसी एसबीआई का भाजपा में विलय हो गया। ट्रिक याद रखिएगा, काम का चीज है, ठीक है। चलिए, कहता है कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, VVI में इसको रख सकते हो आप, ठीक है। बताइए, 3 वर्ष इसका आंसर होगा। दोस्तों को पता है कि राष्ट्रीय जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के पास है, और 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगते हैं, आपको पता है। 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात है। 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है तो राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है तो राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है दोस्तों तो वित्तीय आपात है। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। अब हमको पकड़ना है राष्ट्रपति शासन को। दोस्तों आपको एक चीज बता देते हैं, ये 3 आर्टिकल याद रखिएगा, 355, 356 और 365। 365 में ये है, कहा गया 355 में ये कहा गया है दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 355 में ये कहा गया कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान में वर्णित जो प्रावधान है उसके तहत अगर नहीं चल रहा होगा, ठीक है, यदि किसी राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति 356 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति शासन को लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 356 के तहत। इसको याद रखिएगा। और याद रख लेना है, ये जो 365 में कहा गया है कि यदि कोई केंद्र सरकार या संसद कोई नियम बनाता है और उस नियम को या केंद्र सरकार के नियमों को राज्य सरकार मानने से इनकार करता है या राज्य सरकार किसी भी प्रकार का आनाकानी करता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है इन दोनों आर्टिकल में है, 356 और 365। और 355 में यह कहा गया है कि यदि किसी राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति 356 के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो कोई भी अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल अनुशंसा करेगा, कि राज्यपाल कहेगा कि भैया राष्ट्रपति को लेटर लिखेंगे, भाई साहब सर यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन का वहां पर लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, और एक चीज और याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उस राज्य का बजट, जब राष्ट्रपति शासन लगा होगा उस दौरान उस राज्य का बजट कौन पेश करेगा? तो याद रखिएगा पेश करेगा संसद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो वैसी स्थिति में उसको 2 महीना के अंदर राष्ट्रपति को संसद से क्या लेना होगा? अनुमति लेना होगा। संसद से क्या लेना होगा? अनुमति लेना होगा। और जब अनुमति मिल जाएगा तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 माह तक रहेगी। अगर 6 माह से बढ़ाना हो तो फिर संसद से अनुमति लेकर 6 माह, और ऐसे करते करते
राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा लगाना पड़ा तो भाई साहब संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। और वित्तीय आपात का वर्णन 360 में है, तो अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ये सब काफी जो है इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे, कंबोडिया के उस मंदिर का नाम बताए जहां रामायण है, रामायण। कंबोडिया के उस मंदिर का नाम बताए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तो यह भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये सब प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन होगा, बोरोबुदुर का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए सर, इसका आंसर जो होगा वो होगा कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। जो अंकोर वाट का मंदिर है ना बाबू, याद रखिएगा ये भगवान विष्णु का है। और इसको कौन बनवाए थे, तो इसको बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय। और याद रखिएगा दोस्त, ये एशियान देशों का हिस्सा है, यानी कि एशियान मतलब हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व देशों का ये कंबोडिया पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब दक्षिण पूर्व के देश जो हैं, ये हमारे भारत के संस्कृति से कितना क्लोज है। तो याद रखिएगा आसियान जो है हमेशा भारत के लिए अच्छा एक क्या है, मतलब फेवरेबल एक संगठन है और हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद भी है। लगभग 40% अपना जो व्यापार हम लोग आसियान देशों के साथ करते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। और उसमें भी पूछेगा कहाँ, तो सुमात्रा जावा पे, तो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है नुसंतारा, वो किस द्वीप पर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, दोस्तों याद रखिएगा राजा राज प्रथम। इसको याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर ये कहां पर है, तंजौर में है। और तंजौर कहां पड़ता है दोस्तों, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजा राज प्रथम, याद रखिएगा। कल के वीडियो में शायद जो है हमने राजेंद्र प्रथम कर दिया था, तो सुधार लीजिएगा, राजा राज प्रथम होगा। चलिए आगे, कहता है गंगा डॉल्फिन, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है सर, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। 2009, 2010, 2008, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए सर, इसका जो आंसर होगा 2009। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 चीज याद रखिएगा मेरे भाई। गंगा जी को, हमारा जो गंगा नदी है, हमारा राष्ट्रीय नदी, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में। डॉल्फिन को तो अभी बताया, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 2009 में। और हाथी को याद रखिएगा, हाथी को, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, कब घोषित किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 2010 में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन में कोई आंख उख नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद, पूछता है कि डॉल्फिन की कितनी आंखें होती है, तुम चुपचाप मारिएगा, कुछ नहीं, कोई आंख नहीं होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, किस बीमारी को D3 बीमारी भी कहते हैं, किलोसिस, बेरीबेरी, प्लेग्रा, किलोसिस, बेरीबेरी, प्लेग्रा, बर्निंग फुट सिंड्रोम। देखिए बताइए इसे क्या होगा, इसको कहते हैं प्लेग्रा। आपको पता है सर कि जो है D3 बीमारी भी कहते हैं प्लेग्रा। देखिए क्या होता है, आप समझिएगा। विटामिन B1, कुछ हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ऐसे लिखना, ठीक है, याद रखिएगा।
राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, किलोसिस, याद रखिएगा, किलोसिस। विटामिन बी 3, ठीक है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो होता है नियासिन, ठीक है। और नियासिन और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, पलेगरा रोग होता है। और पलेगरा रोग को ही हम लोग D3 बीमारी भी कहते हैं। और ये जो D3 बीमारी का फुल फॉर्म क्या होता है, डी से डिमेंशन, यानी कि मंद बुद्धि हो जाएगा कोई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर क्या होता है, डायरिया, डायरिया, और एक होते हैं डर्मेटिस यानी चमड़ा की बीमारी, ठीक है। तो याद रखिएगा किस बीमारी के मतलब किस बीमारी को D3 बीमारी भी कहते हैं, पलेगरा। और याद रखिएगा ये विटामिन बी 3 के कमी से होता है। अच्छा, विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, पेंटाथोनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, याद रखिएगा, बर्निंग फुट सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6, देखिए विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन होता है, ठीक है। और पैराडॉक्सिन होता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें इसके कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रक्त की कमी, तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 7, ठीक है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, बायोटीन, क्या है, बायोटीन, इसको याद रखिएगा। और इसकी कमी से मतलब पेट और मुंह में क्या, बाल झड़ना आप कर सकते हो, बाल झड़ना भी बीमारी इसी से होता है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि विटामिन बी 9 ये होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, रक्त की कमी। देखिए कौन कौन विटामिन के कम, विटामिन बी 1 की कमी, कौन से विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होगा, तो ये सभी ध्यान देना है। और विटामिन जो होता है बी 12, विटामिन बी 12 जो होते हैं इसका रासायनिक नाम है साइना कोबालेमिन, साइना कोबालेमिन है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी परीक्षा में पूछता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी विटामिन बी 12 के भी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इसका भी एनीमिया ही होता है, इस यानी रक्त की कमी ही होता है। और याद रखिएगा विटामिन बी 17, एमिगडेलिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, एमिगडेलिन। और याद रखिएगा इसको एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, यानी कि ये जो विटामिन है ये एंटी कैंसर विटामिन है, यानी कैंसर से भी लड़ने का पावर है इसमें। तो कुछ बेसिक नाम है, आप इसको याद करके रखिएगा, काफी काम का चीज है। इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है सर, ठीक है, यानी कीटों को खाने वाला पौधा कौन है, घटपर्णी, यूट्रिकोलेरिया, ड्रोसेरा, सभी, क्या होगा, इसका होगा सभी। दोस्तों पता है कि जो कीटभक्षी पौधे हैं ये कहा होता है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये भी कोई बेवफा नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि वो शौक से कीट नहीं खाते, कुछ तो मजबूरी रही होगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो कीटभक्षी पौधे हैं वो ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। कहां पर, उस एरिया में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए आपको पता है ना, जो कीट होते हैं उनका कीट का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। कीटों का जो बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का। और काइटिन में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कीट का जो बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है और काइटिन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए वो कीट जो है मतलब कीटों को खा लेते हैं कीटभक्षी पौधे और अपने नाइट्रोजन का कमी को पूरा कर लेते हैं। भैया जीवन जीना है तो कुछ भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो घटपर्णी, यूट्रिकोलेरिया, ड्रोसेरा और डाओनिया, डाओनिया भी, ये भी क्या है, तो याद रखिएगा ये भी कीटभक्षी पौधे हैं। ये आपको परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होंगे ये सब क्वेश्चन, इसलिए पूरा काइंडली इसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा
कि देखने से ज्यादा उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके परीक्षाओं के लिए मेरे भाई। ठीक है, आगे कहता है कौन सा इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, बताइए घास, कीट, मेढक, सांप, मोर, क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा कीट। आपको पता है सर, जान लीजिए, यहां से भी दरोगा और बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना है। एक होते हैं उत्पादक, उत्पादक, और एक होते हैं उपभोक्ता, एक होते हैं उपभोक्ता, और एक होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, तो उत्पादक में क्या हो जाएगा? हरा घास हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा, ये सब, यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो कौन हो जाएंगे? उत्पादक। और उपभोक्ता को तीन भागों में बांट दिया गया है, प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रख लीजिएगा कि घास को खाया कीट, तो घास को खाया कीट तो कौन सा उपभोक्ता हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। कीट को खाया मेढक, तो मेढक कौन सा उपभोक्ता हो गया? द्वितीय। और तृतीय उपभोक्ता, और मेढक को कौन खाया? सांप, और ये सांप जो हो गया तृतीय उपभोक्ता हो गया। मोर, देखिए एक चीज जान लीजिए मेरे भाई, बड़ा टेक्निकल बात बता रहे हैं आपको, ये जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ उपभोक्ता नहीं होता, वो क्या होता है? चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष उपभोक्ता। यानी कि कहीं भी खाद्य श्रृंखला में चतुर्थ उपभोक्ता शब्द जैसे नहीं आते, उसके जगह पे हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? शीर्ष उपभोक्ता। इसको भी आप याद रखिएगा। तो सांप, और सांप को कौन खा गया? मोर। तो मोर क्या हो गया? ये हो गया शीर्ष उपभोक्ता। क्या हो गया? शीर्ष उपभोक्ता। तो याद रखिएगा, घास, कीट, मेढक, सांप, मोर में कीट हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ऐसे ही करके सीक्वेंस के साथ, याद रखिएगा, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं। यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता? 6 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है सर। इसका आंसर होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आपको पता है कि ये जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या है? ग्रीन हाउस गैस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। तो आपको पता है CO2 है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस, मतलब इसका ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा योगदान है। फिर मीथेन है, CH4 है, फिर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फिर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये जो गैसें हैं दोस्तों, अगर ये वायुमंडल में है तो ये तापमान को बनाए रखती है, वरना पृथ्वी इतना ठंडा हो जाती कि यहां रहना मुश्किल हो जाता। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये पृथ्वी पर क्या करती है? तापमान को मेंटेन करके रखती है, पृथ्वी को गर्म रखती है। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो आप समझ सकते हो जो पृथ्वी का जो औसत तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें रहना बड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा ग्रीन हाउस गैसों की खोज या ग्रीन हाउस इफेक्ट का खोज किसने किया, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर साहब थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके रखिएगा। कहता है मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, एल्गोलॉजी, और इसको याद रखिएगा जीरेंटोलॉजी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें बताइए क्या होगा? तो मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी नहीं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको सुधार लीजिएगा, पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो ये आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। और जीरेंटोलॉजी किसको कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, जीरेंटोलॉजी किसको? वृद्धावस्था के अध्ययन को
वृद्धावस्था के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जीरेंटोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। चलिए आगे, विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन है? कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो विश्व का सबसे जो व्यस्त नहर है दोस्तों वो कौन है? कील नहर। और याद रखिएगा आपको कुछ बात बता देते हैं, जो कील नहर है ये जर्मनी में है और सबसे व्यस्त नहर है। और इधर में क्या है? आपका बाल्टिक सागर है। इधर में क्या है? बाल्टिक सागर है। और इसको याद रखिएगा। और इसके इधर में कौन है? यानी कि पश्चिम साइड में है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, सुएज नहर किसके किसके बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा सुएज नहर जो है, याद रखना, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। भूमध्य सागर के बीच में है। ठीक है, अगर पूछेगा पनामा नहर, तो पनामा नहर को भी याद रखिएगा, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये हाल का करंट है सर, काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया है? गोरखपुर कोवलम है। ठीक है, और सिद्धरूदा स्वामी है नई दिल्ली। इसमें क्या होगा? ठीक है, देखिए नाम से मंदिर लग रहा है बट इस पर जाइएगा मत। सिद्धरूढ़ा आपका स्वामी जो मंदिर, ये जो स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया। पहले कौन था? गोरखपुर, अब ये दूसरे नंबर पे हो गया है और पहले नंबर पे ये हो गया है सिद्धरूढ़ा स्वामी। और याद रखिएगा ये कौन सा जगह पे है? तो हुबली कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में। अच्छा एक चीज बताइएगा, हुबली जो है कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय है? कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो याद रखिएगा, आपको बताए थे सर फिगर बना के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? हुगली है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? चौधरी, रावल, मलिक, पटवारी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा चौधरी। इस तरीके से दोस्तों जो है आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रयास करना है कि पूरा वीडियो देखने का प्रयास करना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई के दौरान स्टैटिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए और हम भी प्रयास, हम लोग का टीम भी ये करेगा कि आपको बेहतर कंटेंट दे सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, सबक है।